हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे MST 9 का चैप्टर 13। चैप्टर 13 में सिर्फ 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा है। उसके हिसाब से जब मैं निशान लगाने बैठी तो मुझे एक क्वेश्चन दिखा था, संस्कृत में कथा परंपरा के आरंभ और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संस्कृत जो है, संस्कृत लैंग्वेज, इसमें जो कथा परंपरा है, कहानी लेखन की जो परंपरा है और उसका विकास है, उस पर एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा पंचतंत्र और हितोपदेश, इस पर टिप्पणी आ सकती है। तो पंचतंत्र और हितोपदेश वाला क्वेश्चन आज मैं आपका कवर करवा रही हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने जो अभी संस्कृत भाषा में जो कथा परंपरा है उसका आरंभ और विकास वाला क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। पंचतंत्र और हितोपदेश को एक बार मैं पढ़ाऊंगी ना, उसके बाद ही आप सिर्फ एग्जाम हॉल में आंसर लिखने लायक बन जाएंगे। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बचपन में हम सभी ने पंचतंत्र की कहानियाँ देखी हैं, कार्टून रूप में देखी हैं, जिसमें एक नैतिक उपदेश दिया होता है ना। इन कहानियों को उपदेशात्मक कहानियाँ भी कहा जाता है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में भी, जैसे बंदर और मगरमच्छ की कहानी, ठीक है, कुत्ते की हड्डी के साथ वाली कहानी, 2 बिल्लियों की लड़ने की कहानी, ठीक है, तो 2 कुत्तों की लड़ने की कहानी, जैसे 2 बत्तख हैं, उसमें खरगोश और कछुए की कहानी, बातूनी कछुआ जैसी कहानियाँ, मोती रोमी जैसी कहानियाँ। तो ये सारी ना पंचतंत्र की कहानियाँ ही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कथा को उपदेश का माध्यम बनाने का एक बढ़िया उदाहरण पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। यानी कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसके रचनाकार विष्णु शर्मा को माना जाता है। और ये कब की कहानियां, टाइम पीरियड है उसका पहली शताब्दी ईस्वी, ठीक है। और ये उपदेशात्मक कहानियां थी, मतलब कहानी के माध्यम से उपदेश सुनाए जाते। जैसे पंडित हो, जैसे बुद्ध भगवान थे, ठीक है, वो अपनी कहानियों के माध्यम से उपदेश दिया करते थे कि ये अच्छा है, ऐसा गलत है ना। तो ऐसा ही एक माध्यम थी जो एक बहुत सरल भाषा में क्या है विष्णु शर्मा ने स्टार्ट किया था। और किसके लिए किया था ये देखिए। पंचतंत्र की रचना एक राजा के जड़ बुद्धि, यानी कि जैसे मंद बुद्धि नहीं होते, कम दिमाग, मतलब जिसमें दिमाग देने के लिए, जैसे होता है एक छोटा बच्चा होता है जिसका दिमाग बिल्कुल जड़ है, मतलब वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसको दिमाग देने के लिए, बुद्धि देने के लिए, उसको नीतियाँ सिखाने के लिए, है ना। जड़ बुद्धि को अविनीत और उच्च श्रृंखला और मूर्ख, ठीक है, मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। जैसे कई बार क्या होता है कि टीचर्स ना, जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती है, थोड़ा और अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से, मतलब जितना आसान तरीके से उसको समझाया जा सके, ताकि एक्चुअल में जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं ना, वो समझ में आ जाए। तो इसी तरह विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी राजकुमारों के लिए, ताकि उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी जा सके। यह भी कथाओं का संकलन ही है, मतलब इसमें कहानियां लिखी हुई हैं। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसमें कहानियां ही हैं। यह 5 प्रकरणों में विभक्त है, ठीक है, 5 प्रकरणों में इसको बांटा गया है और प्रत्येक प्रकरण में परस्पर गुम्फित अनेक कहानियां हैं, ठीक है। और इसमें हर एक प्रकरण में क्या है कि बहुत सारी कहानियां हैं जो एक ही विषय का प्रतिपादन करती हैं, है ना। नैतिकता की बात करती हैं, अच्छाइयों की बात करती हैं, है ना। उसकी एक विशेषता यह है कि यह पशु पक्षियों की कथा है ना। जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो जानवरों के माध्यम से क्या की गई है, जानवरों के माध्यम से, मतलब वहाँ पे इंसान पात्र नहीं है, वहाँ जानवर है, पशु पक्षियों के माध्यम से नैतिकता का ज्ञान दिया गया है ना। ये कथा के पशु पक्षी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, है ना। ये एक ऐसे जानवर हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं, इंसानों की तरह काम करते हैं, ठीक है। इंसानों के माध्यम से ना बताकर पशु पक्षियों के माध्यम से पूरी कहानी रची गई है। इसकी जितनी भी कहानियां हैं, भाषा भी मनुष्य की जैसे ही ये बोलते हैं जो इसके पात्र हैं।
ठीक है। और बाल मन इसमें कोई वो असंगति नहीं देखता। मतलब जो ये राजकुमार होते थे बहुत छोटे छोटे राजाओं के बेटे राजकुमार होते थे, ठीक है। ने बचपन से ही ज्ञान देने के लिए ऐसी कहानियां रची गई थी, ठीक है। और वो ना बाल मन इसमें कोई असंगति नहीं देखता। मतलब बाल मन कि भाई जानवर कैसे बोल सकते हैं इंसान की भाषा, ऐसा कुछ नहीं देखता वो, क्योंकि वह कथा में यह नहीं पूछता कि ऐसा कैसे हुआ, है ना, कैसे कैसे हुआ ये जानवर जैसे, क्यों जानवर इंसान जैसे कैसे बोलने लगे, ऐसा नहीं। बाल मन जो होता है वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि उसको जैसा ढाल दो वैसा ढल जाता है ना। और बल्कि वह यह पूछता है कि फिर क्या हुआ, है ना, फिर क्या हुआ। जैसे खरगोश सो गया तो फिर क्या हुआ, कछुआ क्या करने लगा, क्या कछुआ भी सो गया, है ना। खरगोश कछुए की कहानी अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे अविश्वास बाल मन में नहीं होता। मतलब कि नहीं ये तो गलत बता रहे हैं, उसमें अविश्वास नहीं होता, वो सुनता जाता है। शुद्ध कथा श्रोता की भी यही विशेषता होती है, ठीक है। ये मतलब जो सुनने वाला होता है। कार्य कारण संबंध की दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं में असंगतियां भरी हुई हैं। कौतूहल का तत्व ही कथा को आगे बढ़ाता है, यानी जिज्ञासा जो है, जो सुनने वाला बच्चा राजकुमार जो है उसके अंदर की जो जिज्ञासा वही कहानी को आगे बढ़ाती है। पर उसकी प्रत्येक कथा किसी ना किसी प्रिजन से निर्मित होती है, यानी एक ना एक उसके एंड में क्या होता है, मोरल होता है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी उसमें हर एक कहानी में होती है, जिसमें कथा गौण है, प्रयोजन ही प्रधान है। यानी कहानी की कोई भी मोड़ कैसा भी मोड़ ले सकती है, उसमें मेन क्या है कि एंड में स्टोरी का जो मोरल है वो अच्छा होता है, कि बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। यह भी कथा के विकास का एक चरण है जो वर्ण की सृजनात्मकता के समानांतर अग्रसर हुआ। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पंचतंत्र में भाषिक सृजनात्मकता पैदा करने की कोई कोशिश नहीं दिखाई पड़ती, है ना। यानी कि वहाँ उनकी कहानियों में ऐसे बहुत कठिन भाषा के शब्द, कोई अलंकार, ये सब नहीं, बहुत सरल साधारण भाषा में ये कहानियां लिखी गई हैं, जिसे बच्चे पढ़कर आराम से समझ सकते हैं। कारण यह है कि ये केवल बच्चों की निर्मित की गई है, यानी बच्चों को बिल्कुल ध्यान में रख के ही ये कहानियां निर्मित की गई हैं। उनकी जो वोकैबुलरी है जितनी डेवलप हुई है उसी हिसाब से इसके शब्द भी हैं इन कहानियों की, जिसकी भाषिक सृजनात्मकता में कोई रुचि नहीं है। यानी कि वो जो पढ़ने वाला है वो ये नहीं देखता कि कितने सुंदर शब्दों से ये कितनी गहनता से वर्णन हुआ है, नहीं, वो उसकी भाषा की सृजनात्मकता में कोई रुचि नहीं होती। पंचतंत्र से पहले संकलित जातक कथाओं में कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध और श्रोता भिक्षुगण, है ना। जैसे पंचतंत्र से पहले भी उपदेशात्मक कहानियां होती थी, वो जातक कथाएं होती थी और वो मौखिक रूप से होती थी, जिसको सुनाने वाले, जैसे यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं, उसी तरह जातक कथाओं के जो सुनाने वाले थे वो भगवान बुद्ध होते थे, और श्रोता उनका सुनने वाला कौन होता था, वो उनके भिक्षु होते थे, है ना, जो उनसे शिक्षा लेते थे। सारी कथाएं अलग अलग ही हैं। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार है ना। इसी तरह पंचतंत्र की कहानियों में जो मुख्य सुनाने वाले हैं वो कथक जिन्हें कहा जाता है, वो कथा सुनाने वाले वो विष्णु शर्मा हैं और उनके श्रोता जो है वो राजकुमार हैं। घटनाएं इतनी रोचक हैं कि राजकुमार आगे की कथा सुनने के अपने कौतूहल को रोक नहीं पाते, और ये इतनी रोचक, इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि और ज़्यादा सुनने का मन करता है राजकुमारों का। वो अपने कौतूहल को रोक नहीं पाते, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाते। केंद्रीय कथा किसी पशु या पक्षी समुदाय की होती है, जिसके पात्रों को कथक बनाकर परत दर परत अन्य कथाएं सुनाई जाती हैं, ठीक है। आगे की ऐसी ही कहानियां सुनाई जाती हैं। उपदेशों में बालकों की रुचि बिल्कुल नहीं है। विष्णु शर्मा इसे अच्छी तरह जानते हैं। वे पशु पक्षियों से संबंध कथाओं को कौतूहल से भर देने की कला में माहिर हैं। यानी उन्हें ये भी पता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो इसका नैतिक उद्देश्य है, मॉरल ऑफ स्टोरी, उसमें भले इनकी रुचि ना हो जो ये बालक है, लेकिन फिर भी
वो जानते हुए भी वो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं क्योंकि उनको वो इस चीज़ में वो बहुत माहिर है। पशु पक्षियों के माध्यम से कहानियाँ लिखकर क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, ऐसी वो इस कला में वो माहिर हैं। पर इसके साथ ही वे उन्हें शिक्षा के तत्व भर देने की कला में भी माहिर हैं। पर वो चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान दें और इसमें भी वो काफी टैलेंटेड है। 6 महीने बीतते बीतते कथा तो समाप्त हो जाती है, पर राजनीति और यहाँ पे पर गलत लिखा है, ठीक है, पर नहीं आना चाहिए था। राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश राजकुमार के मन पर अंकित हो जाते हैं, है ना। जो जिस उद्देश्य से कहानियां लिखी जाती हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। कथाकार को कथा की उपयोगिता का पता चल जाता है। कथा के परवर्ती विकास में कथाकार के इस ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कहानी का जो विकास जिस प्रकार होता गया, कथा का विकास होता गया, उसमें जैसे पूर्ववर्ती होते उसी तरह बाद के विकास में भी जो कथाकार की इस तरह के टैलेंट का यूज हुआ और महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, ये बोला गया है। तो इस तरह हमने पंचतंत्र पढ़ लिया। अब हम हितोपदेश पर बात करते हैं। हितोपदेश मोटे तौर पर पंचतंत्र का स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण ही है, जिसके लेखक का समय सुनिश्चित नहीं है। यानी पंचतंत्र की तरह ही हितोपदेश जो है उसमें भी क्या किया गया है, उसमें भी ऐसे ही उपदेशात्मक कहानियां ही लिखी गई हैं और इसके लेखक का टाइम पीरियड कोई मतलब निश्चित नहीं है। और यहाँ तक कि संस्कृत पाठ में दिए गए पुष्पिका यानी लास्ट पेज पर जो सूचनाएं दी जाती है उसको अगर उसके अनुसार पढ़ा जाए तो उसकी रचना नारायण पंडित ने की थी, जो किसी धवलचंद्र नामक राजा के क्या थे, गुरु थे। और किसी भी अन्य सूत्र से नारायण पंडित या उसके आश्रयदाता राजा का पता नहीं चलता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी उसका हितोपदेश का एक्चुअल टाइम पीरियड क्या था, उसके एक्चुअल रचनाकार कौन थे और जो रचनाकार थे वो किस राजा के आश्रम में रहते थे, ये चीजों का कोई निश्चित जो है हमारे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। किसी भी अन्य सूत्र से नारायण पंडित उसके आश्रयदाता का पता नहीं चलता। कुछ स्रोत इसका समय 12वीं शताब्दी और कुछ 1675 ईस्वी बताते हैं, पर यह अनुमान मात्र है, ठीक है, अंदाजा मात्र है। पंचतंत्र के समान इसकी रचना भी गद्य पद मिश्रित रूप में हुई है और प्रधानतः उपदेश कथाओं का संकलन है। यानी पंचतंत्र की तरह इसमें भी गद्य और पद दोनों ही चंपक जो होते हैं उसे कहते हैं इस तरह के रचना को, है ना। तो गद्य और पद दोनों ही इसमें हमें दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है और इसमें भी उपदेश कथा कहानियां ही उपदेश सात्मक कहानियां ही हैं सारी हितोपदेश में। और पंचतंत्र की तरह इसमें भी किशोर राजकुमारों को राजनीति व्यवहार नीति के उपदेश विभिन्न कथाओं के माध्यम से दिए गए हैं। यानी पंचतंत्र की तरह ही इसमें भी क्या है, राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति के उपदेश देने के लिए ही कहानियां लिखी गई हैं। स्वयं नारायण पंडित देखो क्या कहते हैं, है ना। नारायण पंडित कहते हैं कि हितोपदेश की रचना का मुख्य उद्देश्य राजकुमारों को इस प्रकार की शिक्षा देना है कि वे व्यवहार नीति सीख सके और जिम्मेदार युवकों के रूप में विकसित हो सके। राजनीति के अंतर्गत युद्ध और संधि इस कार्य में होने वाले सहायकों के चयन में बरती जाने वाली नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है ना। तो ऐसा कौन बता रहे हैं, ऐसा नारायण पंडित कह रहे हैं। ये बातें पंचतंत्र में भी हैं, पर पंचतंत्र की तुलना में यह अधिक सरल और रोचक शैली में लिखा गया है, ऐसा नारायण पंडित जी का कहना है। इसकी अनेक कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं, पर नारायण पंडित ने कई कथाओं का कल्पना स्वयं भी किया है। यानी कई कहानियां इसमें पंचतंत्र से भी ली गई हैं। पंचतंत्र की कथा को भी उन्होंने नए ढंग से प्रस्तुत कर उन्हें अधिक प्रवाहपूर्ण और ग्राह्य बना दिया। इसलिए इसे पंचतंत्र का मात्र सरलीकरण नहीं कहा जा सकता, पूर्ण लेखन भले ही कहा जाए। यानी वो कहते हैं कि पंचतंत्र का सिर्फ इसे और सरल रूप ही नहीं कहेंगे, इसे बदल के कहें, भले इसको कह दिया जाए कि पंचतंत्र को दोबारा से लिखा गया है तो वो हितोपदेश के रूप में लिखा गया है ना, उसमें संकलन है। तथ्य और संरचना में समान होने पर भी हितोपदेश पंचतंत्र की तुलना में अधिक व्यवहारिक
माना जाता है। चलिए, हितोपदेश पंचतंत्र से स्वतंत्र ग्रंथ होने के बावजूद कथ्य और संरचना की दृष्टि से भारतीय कथा परंपरा में किसी विकास का सूचक नहीं है। यानी कि पंचतंत्र और उपदेश जो है वो स्वतंत्र ग्रंथ हैं, उसके बाद भी क्या है, अगर भारतीय कथा परंपरा को देखा जाए तो उसमें विकास का सूचक नहीं है, बट एक्चुअल में होना चाहिए था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमने पंचतंत्र और हितोपदेश पढ़ लिया और ये ख़त्म हो गया है। छोटा सा था, इस पर टिप्पणी आ सकती है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।